ये कहानी पंजाब के उस महाराजा की है जो पैदा ही राज करने के लिए हुआ था। उसके पास बरसगीर की सबसे ताकतवर रियासतों में से एक की हुक्मरानी आई थी। इसके खजाने में दुनिया का सबसे बेशकीमत कोहिनूर हीरा मौजूद था, लेकिन फिर उसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ा। अपना राज, अपना खानदान, अपना खजाना और यहाँ तक कि अपना धर्म भी। रंजीत सिंह के जानशीनों और पंजाब की इस रॉयल ब्लड लाइन का क्या बना? महाराजा रंजीत सिंह की इस लेगेसी और पंजाब के आखिरी महाराजा दुलीप सिंह की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। महाराजा रंजीत सिंह के जानशीन दुलीप सिंह ने वो उतार चढ़ाव देखे जो शायद ही किसी और जिंदगी ने देखे हों। पंजाब के इस आखिरी महाराजा की कहानी इस वजह से भी अहम है कि पंजाब के सिखों से अंग्रेज़ों के पास जाने की तारीख में ये वो मिसिंग लिंक है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये ट्रांजिशन पंजाब और हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम थी और पंजाब वो रियासत थी जिस पर अंग्रेज़ों ने सबसे आखिर में कब्जा किया। यह हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज के कॉलोनियल एम्बिशंस के खिलाफ आखिरी मोर्चा था, लेकिन दुलीप सिंह के सरेंडर के साथ ही ये भी ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। कंपनी सरकार का मिशन मुकम्मल हुआ और पूरा बरसगीर इसके चंद साल बाद ही ताजे बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। दुलीप सिंह की कहानी से पहले ज़रा पंजाब और लाहौर दरबार का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रंजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में जिस खालसा सरकार की बुनियाद रखी वो बड़ी ताकतवर एम्पायर थी, लेकिन 1839 में रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद लाहौर दरबार की गेम ऑफ थ्रोन्स अपनी पीक पर पहुंच गई। पहले उसकी जगह उसका बेटा महाराजा खड़क सिंह तख्ते लाहौर पर बैठा, लेकिन खड़क सिंह का इंतकाल 5 नवंबर 1840 को हो गया और उसकी जगह उसका बेटा नौनिहाल सिंह महाराजा बना। वो अपने बाप खड़क सिंह की आखिरी रसूमात अदा करके वापस किले में पहुंचा ही था कि दाखिली दरवाजे की मेहराब टूटकर उस पर आ गिरी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद रंजीत सिंह का दूसरा बेटा राजा शेर सिंह तख्त पर बैठा। सितंबर 1843 में राजा शेर सिंह, उसके बेटे प्रताप सिंह और उसके खानदान के बाकी लोगों को असैसिनेट कर दिया गया। ये वो हालात थे जिनमें दुलीप सिंह को तख्त पर बैठाया गया जब उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। दुलीप सिंह की पैदाइश 1838 में हुई थी और वो महाराजा रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा था। उसकी माँ महारानी जिंद कौर रंजीत सिंह की सबसे छोटी बीवी भी थी। दुलीप सिंह के शुरू के साल लाहौर फोर्ट में ही गुजरे, जहाँ एक शहजादे की तरह इसकी परवरिश की गई। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद जब तख्त की लड़ाइयाँ शुरू हुईं तो महारानी जिंद कौर और दुलीप सिंह दोनों जम्मू चले गए और वजीर ध्यान सिंह की प्रोटेक्शन में थे। जम्मू उस वक्त गुलाब सिंह के कंट्रोल में था। जब 16 सितंबर को उसके भाई शेर सिंह की असैसिनेशन हुई तो उसे पंजाब के तख्त पर बिठा दिया गया। दुलीप सिंह की मां महारानी जिंद कौर के पास उस वक्त दरबार का तमाम इख्तियार था और वो बतौर रीजेंट पंजाब को रूल करने लगी और दुलीप सिंह उस वक्त एक नॉमिनल रूलर ही था। जब पहली एंग्लो सिख वॉर्स का 1845 में आगाज हुआ तो अंग्रेजों के साथ फ्रंट खुल गया। फिरोजपुर और सबराओं की लड़ाइयों में सिखों को शिकस्त हो गई और उन्हें पंजाब में सतलुज तक के इलाके सरेंडर करना पड़ गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने लाहौर दरबार से मुआहदा किया। इस मुआहदे की टर्म्स खासी हद तक आमेज थी। पहली एंग्लो सिख वॉर्स के बाद महारानी जिंद कौर को बतौर रीजेंट हटाकर एक कौंसल बना दी गई। उस वक्त महारानी जिंद कौर को पहले शाही किले में कैद किया गया, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में चुनार भिजवा दिया गया। अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर में रहने लगा और अंग्रेज फौज की एक छावनी लाहौर में कायम कर दी गई। इस मुआहदे के तहत 1846 के आखिर तक अंग्रेज फौज ने लाहौर से चले जाना था, लेकिन 16 दिसंबर 1846 को भेरोवाल के मकाम पर एक नया मुआहदा किया गया। अंग्रेज दुलीप सिंह के प्रोटेक्टर बन गए और महाराजा दुलीप सिंह की हिफाजत के लिए इंग्लिश फौज को अब लाहौर में रहने की इजाज़त मिल गई, जिसके बदले लाहौर दरबार को 22 लाख रुपए सालाना अंग्रेज़ों को देने थे। यूं एक तो अंग्रेज़ फौज भी लाहौर में रहनी थी, दूसरा इसका खर्चा भी महाराजा की जेब से जाना था। हकीकत में ये पंजाब के टेक ओवर का पहला मरहला था। अंग्रेज़ों की तरफ से हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नामजद किया गया। अंग्रेज़ों की लाहौर दरबार में हद से बढ़ती हुई मुदाखलत इसके बाद मुल्तान और सरदार शेर सिंह अटारी वाला की बगावत का सबब बनी और फिर 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स का आगाज हो गया। इस जंग में चिलियांवाला की लड़ाई में तो पंजाबी फौज ने मज़ाहमत दिखाई, लेकिन गुजरात की लड़ाई के बाद पंजाब की फौज ने सरेंडर कर दिया। गुजरात की लड़ाई से पहले इन सिख रेजिस्टेंस फोर्सेस का मुतालबा ये भी था कि अंग्रेज फौज लाहौर से चली जाए और महाराजा दुलीप सिंह को रिहा किया जाए।
शेर सिंह अटारी वाला ने रावलपिंडी के मकाम पर हथियार डाल दिए तो पूरा पंजाब अंग्रेजों के पास आ गया और लाहौर दरबार अमलन खत्म हो गया। 29 मार्च को लाहौर में एक दरबार बुलाया गया जहां पहले इस 10 साला महाराजा दुलीप सिंह को एक मर्तबा फिर तख्त पर बिठाया गया। फिर यह फरमान पड़ा गया कि पंजाब से बादशाहत खत्म हो गई है और इसके बाद महाराजा दुलीप सिंह तख्त से नीचे उतर आया, जिसके बाद वो कभी इस पर दोबारा नहीं बैठ सका। पंजाब के इस तख्त को छोड़ने के बदले फैसला किया गया कि उसे 40 से 50 हजार पाउंड सालाना पेंशन मिलेगी। इसी मुआहदे के तहत कोहिनूर हीरा भी लॉर्ड डलहौजी के हवाले कर दिया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर मलका बरतानिया को दे दिया। इस मुआहदे के बाद पंजाब तो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और उन्होंने इसका इंतजाम संभाल लिया। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह था कि महाराजा का क्या करना है। अगरचे वो कम उम्र था, लेकिन उसकी एक सिंबॉलिक प्रेजेंस थी। पंजाब में कोई भी रेजिस्टेंस अगर शुरू होती तो उसका लीडर चाहे नॉमिनल ही होता, वो दुलीप सिंह ही होता। इसलिए अंग्रेजों ने दुलीप सिंह को अपने साथ ही रखने का फैसला कर लिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई पंजाबी या सिख मूवमेंट इसकी मौजूदगी या हिमायत से आने वाले सालों में भी फायदा उठाए। एक गार्डेड सीक्रेट की तरह वो इसकी हिफाजत करने लगे। पहले दुलीप सिंह को एक स्कॉटिश सर्जन डॉक्टर जॉन लोगिन और उसकी बीवी लीना की कस्टडी में दिया गया और साथ ही उसे लाहौर से फतेहगढ़ मूव कर दिया गया। उसे एक तरह से पंजाब से एग्जाइल करके ही फतेहगढ़ भिजवाया गया था। फतेहगढ़ मौजूदा उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा टाउन था जहां उसे किसी भी हिंदुस्तानी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। उसके नौकर, जिन्हें अंग्रेज बहुत एहतियात से मुंतखब करते थे, उनके अलावा किसी और को उस तक एक्सेस नहीं था। अब अंग्रेज़ों ने दुलीप सिंह को बरतानवी तौर तरीके भी सिखाना शुरू कर दिए। जॉन लोगिन बंगाल आर्मी में एक सर्जन था। डॉक्टर लोगिन के जिम्मे यह काम लगा कि वो दुलीप सिंह को एक अंग्रेज जेंटलमैन बना दे। उसकी तालीम फतेहगढ़ के कैंट में बाकी यूरोपियन बच्चों के साथ ही की गई। खानदान तो पहले ही जा चुका था और यूं अब दुलीप सिंह का कल्चर, उसकी जुबान और उसका धर्म उससे दूर होने लगे। उसको क्रिश्चियन टेक्स्ट पढ़ाए जाने लगे और तौर तरीके सिखाए जाने लगे। ये उसकी जिंदगी में एक सिस्टमैटिक चेंज थी। उसका रिटेनर भजन लाल, जो खुद भी एक क्रिश्चियन कॉन्वर्ट था, उसकी गाइडेंस में 1853 में दुलीप सिंह ने फतेहगढ़ में ही अपना मजहब तब्दील कर लिया और सिख धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जिसके बाद उसे बैप्टाइज भी किया गया। इस मजहब की तब्दीली के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। यूं दिलीप सिंह की पुरानी जिंदगी के तमाम आसार अब एक एक करके खत्म होते जा रहे थे। उसे अब एक मुकम्मल नई आइडेंटिटी दी जा रही थी। उसकी इस कन्वर्जन को कॉलोनियल राज और बरतानवी प्रेस ने भी खूब सेलिब्रेट किया कि किस तरह से पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के जानशीन और एक हिंदुस्तानी शहजादे ने मुतासिर होकर क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। उन्हें लगा कि जैसे कॉलोनियलिज्म का मकसद पूरा हो गया। यूं अब ये नौउम्र महाराजा मुकम्मल तौर पर कंपनी सरकार के कंट्रोल में था, लेकिन अभी भी शायद उनकी तसल्ली नहीं हुई थी। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने दुलीप सिंह को हिंदुस्तान से ही ले जाने का फैसला कर लिया। मई 1854 में दुलीप सिंह को बरतानिया रवाना कर दिया गया। बरतानिया में उसे एक पॉलिटिकल हॉस्टेज बनाकर ही भेजा जा रहा था और अंग्रेज वहां भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे कि दुलीप सिंह को आज़ाद छोड़ा जाए। बरतानिया पहुंचने के बाद उसको मलका बरतानिया के सामने पेश किया गया। पगड़ी पहने दुलीप सिंह को जब क्वीन विक्टोरिया और उनके हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट के सामने पेश किया गया तो दोनों ही इससे बहुत मुतासिर हुए। दोनों इसके बाद दुलीप सिंह को कई तकरीबात में बुलाते रहे। उसे ऑसबर्न में रॉयल फैमिली के साथ रहने के लिए भी इनवाइट किया गया और क्वीन विक्टोरिया ने अपनी डायरी में लिखा कि दुलीप सिंह एक प्रिटी, ग्रेसफुल और डिग्निफाइड मैनर रखने वाला नौजवान है। कहते हैं एक रोज़ जब क्वीन विक्टोरिया ने बकिंगम पैलेस में एक मशहूर पेंटर को दुलीप सिंह का पोर्ट्रेट बनाने का कहा तो इस पोर्ट्रेट को बनाने के दौरान उसने क्वीन विक्टोरिया से कोहिनूर हीरा देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस वाक़े का जिक्र डॉक्टर लोगिन ने अपनी यादाश्तों में भी किया है। उसने लिखा है कि क्वीन के ऑर्डर्स पर हीरे को बरतानवी खजाने से बाहर लाया गया। दुलीप सिंह ने जब कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन फिर उसके बाद उसने ये हीरा खुद हाथों में उठाकर क्वीन विक्टोरिया के सामने पेश कर दिया। इस वाक़े का पता प्रेस को चला तो इसे ऐसा रिपोर्ट किया गया कि दुलीप सिंह ने कोहिनूर खुद मलका बरतानिया के हवाले कर दिया। आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का दावा है कि ये हीरा दुलीप सिंह ने खुद मलका के हवाले किया। लेकिन खुद बताइए कि क्या दुलीप सिंह के पास इससे पहले लाहौर में या फिर उस वक्त लंदन में हीरा देने के अलावा कोई और ऑप्शन थी?
प्रैक्टिकली इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो लाहौर में हीरा अपने पास रख सकता था और ना ही लंदन में। जब दुलीप सिंह लंदन पहुंचा तो उसे पहले क्लेरिज होटल में रखा गया, जिसके बाद उसे विंबलडन में घर में मूव किया गया और फिर रोहैम्पटन में। उसे डॉक्टर लोगन के साथ यूरोप के टूर पर भी भिजवाया गया ताकि उसे कुछ मसरूफ रखा जा सके। यूरोप से वापसी पर फैसला हुआ कि दिलीप सिंह की पेंशन 25,000 पाउंड सालाना होगी, लेकिन इस शर्त पर कि वो बरतानवी क्राउन का वफादार रहेगा। उसने डॉक्टर लोगन और लेडी लोगन की गार्डियनशिप में स्कॉटलैंड में एक कैसल मेंजिस लीज पर लिया, जो कि पर्थ शायर में था। दुलीप सिंह इस बरतानवी लाइफस्टाइल में जल्द ही एडजस्ट हो गया। इंग्लिश रॉयल्टी और नोबिलिटी के उसके कई दोस्त बन गए और पंजाब उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा था। उसकी अपनी एक सोशल लाइफ थी जो इन्हीं इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स की जिंदगी से मिलती जुलती थी। फिशिंग, हंटिंग और शूटिंग पार्टीज और डिनर्स ही अब उसकी एक नई लाइफ थी। इन पार्टीज में उसे ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थ शायर कहकर पुकारा जाता था। गोरों के लिए इस तरह का एक शहजादा एक एग्जॉटिक चीज था और वो इससे बहुत फैसिनेट होते थे। उसे अब पेंशन में रकम मिल रही थी, उसके पास टाइटल भी था, सोसाइटी में पोजीशन थी, लेकिन उसकी ताकत तो अब जा चुकी थी। दुलीप सिंह को 1861 में सर का खिताब भी दिया गया। 1863 में दुलीप सिंह ने एल्वेडीन में 17,000 एकड़ जगह खरीदी, जो कि नॉरफॉक और सफॉक के बॉर्डर पर थी, और वहां मूव होने का फैसला कर लिया। वो इस नई जगह को एक हिंदुस्तानी पैलेस की तरह डिजाइन करना चाहता था और इसके लिए उसने एक बरतानवी आर्किटेक्ट जॉन नॉर्टन को काम दिया। उसकी ख्वाहिश थी कि इस जगह का इंटीरियर लाहौर दरबार जैसा ही बनाया जाए। एल्वेडीन में इस एस्टेट के कमरों को किसी महल के कमरों की तरह सजाया गया। इनमें रंजीत सिंह और लाहौर दरबार की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई गई। ये जगह एक तरह से उसके माजी का रिमाइंडर दिखाई देती थी। दुलीप सिंह एक अच्छा शूटर भी था और हंटिंग पार्टीज का शौकीन था। तरह तरह के जानवर लाकर उसने अपनी इस नई एस्टेट में रखे। जल्द ही एल्वेडीन बरतानिया के सोशल सर्कल्स में एक गेम रिजर्व के तौर पर भी मशहूर जगह बन गई। दुलीप सिंह की पार्टीज की भी धूम थी, जिसकी गेस्ट लिस्ट में रॉयल से लेकर बरतानिया के तमाम एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के लोग शामिल होते थे। उसने एल्वेडीन में चर्च और स्कूल भी अपने खर्चे पर तामीर करवाया। ऐसा लगता था कि वो शायद एल्वेडीन को ही अपनी राजधानी समझकर कुछ करना चाहता था, लेकिन एल्वेडीन अब लाहौर थोड़ी था। वहाँ के राज और लाहौर के राज में बड़ा फर्क था। दुलीप सिंह के अंदर कहीं ना कहीं पंजाब का वो नौउमर राजा मौजूद था, जिसे वक्ती तौर पर खेलने में लगा दिया गया हो, लेकिन जैसे ही वो इससे फारिग हुआ तो उसे शायद इस बात का एहसास होने लगा कि उसने ये सब कुछ पाने के लिए क्या खो दिया है। लंदन और स्कॉटलैंड में अपने काम के दौरान दुलीप सिंह अपनी वालिदा से 13 साल तक नहीं मिला। इस दौरान महारानी जिंद कौर उत्तर प्रदेश में चुनार जेल से फरार होने के बाद नेपाल पहुंच गई थी, जो अभी तक बरतानवी राज में शामिल नहीं था। उस वक्त वो खटमंडू में थी, जहां नेपाल के बादशाह ने उसे पनाह दी थी। 1860 के आसपास दुलीप सिंह का एक मर्तबा फिर से अपनी वालिदा महारानी जिंद कौर से राब्ता हुआ। उसने अपनी वालिदा को खत लिखा कि वो उसके पास लंदन आ जाए, लेकिन बरतानवी सरकार को इसका पता चल गया। उसका यह खत इंटरसेप्ट हुआ और इस खत को महारानी तक पहुंचने नहीं दिया गया। इसके बाद दुलीप सिंह ने पर्सनली मैसेंजर्स के थ्रू भी महारानी जिंद कौर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। इन राब्तों में नाकामी के बाद उसने खुद हिंदुस्तान जाने का फैसला कर लिया। उस वक्त डॉक्टर लोगिन ने खटमंडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को खत लिखा तो उसने जवाब दिया कि महारानी अब बूढ़ी हो चुकी है और देख भी नहीं सकती। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया ऑफिस ने भी महारानी जिंद कौर पर हाथ हल्का करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह अब कोई बड़ी थ्रेट नहीं थी और उसे भी दुलीप सिंह से मिलने के लिए कलकत्ता आने की इजाज़त दे दी। उनकी असेसमेंट अब ये थी कि इस मुलाकात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूं 1861 में दुलीप सिंह को पहली मर्तबा हिंदुस्तान वापस आने की इजाज़त मिली, लेकिन यह भी बहुत महदूद इजाज़त थी। उसके साथ ब्रिटिश एजेंट से, जिनको ऑर्डर था कि वो किसी भी वक्त उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुलीप सिंह इसी विजिट के दौरान महारानी जिंद कौर से कलकत्ता में मिला और इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। दोनों की ये मुलाकात 16 जनवरी 1861 को स्पेंसर्स होटल कलकत्ता में हुई। कहते हैं जब महारानी जिंद कौर ने अपने बेटे दुलीप सिंह के कटे हुए बाल देखे तो वो घबरा गई। बीबीसी के एक आर्टिकल में लिखा है कि जिंद कौर ने दुलीप सिंह को 3 बातें कही। एक तो सिख धर्म में वापस आओ, दूसरा उसे बताया कि अंग्रेजों ने धोखे से उसकी सल्तनत छीनी है, और फिर
भेरोवाल मुआहदे के तहत अंग्रेज उसके प्रोटेक्टर हैं और उसे तख्त से नहीं हटा सकते। इस मुलाकात के बाद महारानी जिंद कौर ने दुलीप सिंह के साथ वापस बरतानिया जाने का फैसला कर लिया। एक राय यह भी है कि ये ब्रिटिश अथॉरिटीज ही थी जिन्होंने दुलीप सिंह को इनकरेज किया कि वो अपनी मां को भी अपने साथ बरतानिया ले जाए। बहरहाल हालात जो भी थे, महारानी जिंद कौर ने इसके बाद दुलीप सिंह के साथ बरतानिया का सफर किया और उसके साथ पर्थ शायर में भी रही। दुलीप सिंह ने इसी दौरान पंजाब में अंग्रेज सरकार से अपनी प्राइवेट लैंड के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। शायद महारानी जिंद कौर ने दुलीप सिंह को जो पुराने लाहौर दरबार की कहानियां सुनाई तो उसे अंदाजा हुआ होगा कि उसके मुकाबले में इसे बरतानिया में जो कुछ दिया गया है वो तो कुछ भी नहीं। इन सवालात से हुकूमत खासी परेशान थी, इसलिए उन्होंने दुलीप सिंह की पेंशन बढ़ाने का फैसला कर लिया। लेकिन एक मरतबा फिर दुलीप सिंह और महारानी जिंद कौर का ज्यादा देर साथ ना रह सका। 1863 में महारानी का इंतकाल हो गया। वो महारानी की मैयत लेकर वापस हिंदुस्तान खुद गया ताकि आखिरी रसूमात अदा कर सके। नासिक के मकाम पर महारानी जिंद कौर की आखिरी रसूमात अदा की गई। इस सफर में वापसी पर वो मिस्र में रुका, जहां उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। ये दुलीप सिंह की बम्बा मूलर से मुलाकात थी जो कायरो में हुई। ये दोनों एक पार्टी में मिले थे। बम्बा मूलर एक जर्मन बैंकर लुडविग मूलर और एक इथोपियन खातून सोफिया की बेटी थी। बम्बा मूलर उस वक्त कायरो में एक अमेरिकन मिशन स्कूल में टीचर थी। इसी सफर के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया और 7 जून 1864 को दोनों ने अलेक्जेंड्रिया में एक क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी कर ली, जिसके बाद बम्बा मूलर महारानी बन गई। महारानी बम्बा अब दुलीप सिंह के साथ एल्वेडीन हॉल में मूव कर गई। 1880 के लगभग दुलीप सिंह का इस बरतानवी लाइफस्टाइल और राज से रोमांस मान पड़ना शुरू हो गया। उसने हिंदुस्तान में वापस अपने रिश्तेदारों से राब्ते शुरू कर दिए। इनमें उसका कजन सरदार ठाकुर सिंह सिंधावालिया भी शामिल था। उसे अब शिद्दत के साथ एहसास होने लगा कि उसका असल स्टेटस क्या था और क्या कुछ उससे ले लिया गया। उसके कजन ठाकुर सिंह सिंधावालिया ने 28 सितंबर 1884 को अमृतसर से लंदन सफर किया। उसने दुलीप सिंह को उसकी हिंदुस्तान में प्राइवेट प्रॉपर्टीज की लिस्ट भी दी। इन प्रॉपर्टीज के हवाले से दुलीप सिंह ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि उसी दौर में दुलीप सिंह की फाइनेंशियल ट्रबल्स बढ़ती जा रही थी। उसका और उसके बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा था कि अब मिलने वाली पेंशन से गुजारा नहीं होता था। उस पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। उसने बरतानवी हुकूमत को कई खत लिखे जिसमें उसने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज की हवालगी का मुतालबा किया, लेकिन ताजे बरतानिया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद दुलीप सिंह ने एक बोल्ड स्टेप उठाने का फैसला कर लिया। उसने सिख धर्म की तरफ वापस लौटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और पंजाब वापस जाने का फैसला कर लिया। उसके इस फैसले ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ इन गुजरे 30 सालों में पंजाब और हिंदुस्तान बहुत बदल चुका था। अंग्रेजों ने इन सालों में पंजाब पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो पंजाब के बारे में बहुत सेंसिटिव थे। अब दुलीप सिंह का सिख धर्म को दोबारा कबूल करना और वापस पंजाब आना ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होता। ये सूरत हाल उनके लिए किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं थी। बरतानिया के इंडिया ऑफिस ने तो साफ इनकार कर दिया कि इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस इनकार के बावजूद 30 मार्च 1886 को दुलीप सिंह ने वापस हिंदुस्तान की तरफ अपने सफर का आगाज कर दिया। वो अपने कजन सरदार ठाकुर सिंह सिंधावालिया से राब्ते में था। दुलीप सिंह ने इस सफर में पहले कलकत्ता जाना था, जहां पर प्लान ये था कि सबसे पहले उसे सिख धर्म में दोबारा दाखिल किया जाता और उसके बाद उसका पंजाब की तरफ सफर शुरू होना था। इस सफर में उसकी फैमिली भी उसके साथ थी, लेकिन जब वो अदन पहुंचा जहां से बरतानिया की हिंदुस्तान में अमलदारी शुरू होती है तो उसे रोक लिया गया, उसे डिटेन किया गया और ताजे बरतानिया के नाम पर उसे वापस जाने का कहा गया। उसने अपनी फैमिली तो वापस भिजवा दी, लेकिन उस वक्त खुद अदन में ही रुकने का फैसला कर लिया। अब अंग्रेज सरकार उसे अदन से हिंदुस्तान जाने से तो रोक सकती थी, लेकिन हिंदुस्तानियों को अदन आने और उससे मिलने से रोकने का कोई कानूनी जवाब उनके पास नहीं था। साथ ही सिख धर्म में भी उसकी एंट्री को भी नहीं रोक सकते थे। उसके कजन सरदार ठाकुर सिंह सिंधावालिया ने उसके पास ग्रंथी प्रताप सिंह क्यानी को भिजवाया। एक छोटी सी सेरेमनी हुई और दुलीप सिंह ने फिर से सिख धर्म कबूल कर लिया। दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार टस से मस न हुई और ना ही दुलीप सिंह का सफर आगे जारी रह सका। उसे वापस यूरोप भिजवा दिया गया। अब वो बरतानिया रह नहीं सकता था, इसलिए दुलीप सिंह पेरिस चला गया। यहाँ से दुलीप सिंह की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जो उसके पहले दौर से बहुत मुख्तलिफ था। ये ताजे बरतानिया के आतात का नहीं बल्कि इससे बगावत का दौर था।
पेरिस में अपने काम के दौरान वो रशियन रेवोल्यूशनरी से भी मिला जो ताजे बरतानिया के खिलाफ थे। उस वक्त रूस और बरतानिया की ग्रेट गेम अपने अरूज पर थी। फिर वो आयरिश अलहदगी पसंदों से भी मिला जिनमें पैट्रिक केसी भी शामिल था और जिसने क्वीन विक्टोरिया को असैसिनेट करने की कोशिश भी की थी। दुलीप सिंह बरतानवी राज के इन तमाम मुखालिफिन से मिलता रहा लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कहा जाता है कि इस दौरान दुलीप सिंह सेंट पीटर्सबर्ग भी गया जहां उसने रशियन जार से भी मुलाकात की और दरख्वास्त की कि वो हिंदुस्तान पर हमला करके उसे उसकी पुरानी सल्तनत के तख्त पर बहाल करे। रशियन जार ने यह दरख्वास्त मंजूर नहीं की। उसका बगावत का ये मूव कोई बहुत वेल थॉट आउट प्लान नहीं था। दूसरी तरफ उसकी फैमिली जो लंदन में मौजूद थी उन पर भी कड़ा वक्त आ गया। उनके पुराने दोस्तों ने उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। वो बड़ी बड़ी दावतें जो कभी हुआ करती थीं ख़त्म हो गई। उनके माली मसाइल शुरू हो गए। इस तब्दीली का बोझ बहुत बड़ा था जो महारानी बम्बा संभाल ना सकी और कोमे में चली गई। 16 सितंबर 1887 को उसका इंतकाल हो गया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। महारानी बम्बा को एल्वेडीन के चर्च में ही दफनाया गया। इसके बाद दुलीप सिंह के बच्चों के लिए क्वीन विक्टोरिया ने एक गार्डियन को अपॉइंट कर दिया। जब दुलीप सिंह अपनी बगावत के सालों में पेरिस में था तो उसकी मुलाकात वहां एडा डगलस वेदरिल से हुई जो एक होटल में काम करती थी। यह भी कहा जाता है कि इनकी मुलाकात पेरिस से पहले भी हो चुकी थी और दोनों के ताल्लुकात का आगाज दुलीप सिंह की पहली शादी के दौरान ही हो चुका था। 1889 में दोनों ने पेरिस में शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी एडा वेदरिल के हवाले से भी कई कंस्पिरेसीज हैं कि वो एक स्पाई थी, लेकिन इस हवाले से कोई हतमी बात नहीं। 1891 में दुलीप सिंह और क्वीन विक्टोरिया की एक मुलाकात हुई। ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी जिसके बाद कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया ने उसे मुआफ करने का फैसला कर लिया था। इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई ये किसी को मालूम नहीं। पेरिस में दुलीप सिंह की सेहत खराब होना शुरू हो गई और 22 अक्टूबर 1893 को पंजाब के इस आखिरी महाराजा दुलीप सिंह का तन्हाई में पेरिस के एक होटल के कमरे में इंतकाल हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 55 साल थी। उसकी वसीयत थी कि उसकी आखिरी रसूमात हिंदुस्तान में अदा की जाएं, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया। जर्नलिस्ट क्रिस्टी कैम्बल का लिखना है कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी को कहा गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर दुलीप सिंह की बॉडी को वापस बरतानिया लाया जाए और उसकी एक क्रिश्चियन के तौर पर तदफीन की जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करना चाहती थी कि वो इसे हमेशा के लिए क्लेम कर सकें। यूं दुलीप सिंह की बॉडी को वापस एल्वेडीन लाया गया और वहां एक क्रिश्चियन के तौर पर इसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उसे उसके एक बेटे प्रिंस एडवर्ड एल्बर्ट दुलीप सिंह और महारानी बम्बा के साथ दफन कर दिया गया और यूं पंजाब के इस आखिरी महाराजा को वापस पंजाब में दफन होने की इजाज़त तक ना मिली। दुलीप सिंह के 8 बच्चे थे। इनमें से 6 उसकी पहली बीवी बम्बा मूलर से थे जबकि बाकी 2 एडा वेदरिल से थे। इनकी जिंदगियां और कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। पंजाब की इस रॉयल फैमिली के तमाम मेंबर्स का इंतकाल बगैर किसी औलाद के हुआ। अब इसकी क्या वजह है ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन दुलीप सिंह के 8 बच्चों में से आगे किसी का कोई जानशीन नहीं था। यूं पंजाब की ये रॉयल ब्लड लाइन दुलीप सिंह से अगली नस्ल में ख़त्म हो गई। ये बहुत हैरानकुन बात लगती है। उसका बेटा प्रिंस विक्टर एल्बर्ट दुलीप सिंह अपने नाम के साथ शहजादे का टाइटल इस्तेमाल करता था। क्वीन विक्टोरिया उसकी गॉड मदर थी। 1918 में मोंटी कार्लो में उसका इंतकाल हुआ। उसका छोटा भाई फ्रेडरिक विक्टर दुलीप सिंह एक स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट था जिसका इंतकाल 1926 में हुआ। प्रिंसेस बम्बा सोफिया दुलीप सिंह की सबसे बड़ी बेटी थी। उसका अपनी बहन कैथराइन के साथ वुमेन सफ्रेजेट मूवमेंट यानी औरतों को वोट का हक दिलाने की मूवमेंट में बड़ा अहम किरदार था। वो अपने आप को रंजीत सिंह की जानशीन भी समझती थी। शहजादी बम्बा 1940 में वापस हिंदुस्तान आ गई और लाहौर में सेटल हो गई, लेकिन 1957 में उसका यहीं इंतकाल हो गया। प्रिंसेस बम्बा का घर मॉडल टाउन में था जो 2010 के लगभग तक मौजूद था। कैथराइन दुलीप सिंह का इंतकाल 1942 में हुआ। दुलीप सिंह की एक और बेटी सोफिया दुलीप सिंह थी। उसका भी वुमेन सफ्रेजेट के साथ साथ बरतानिया में चलने वाली बहुत सी दीगर तहरीकों में अहम किरदार रहा। 1948 में सोफिया का इंतकाल हुआ। प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड अलेक्जेंडर दुलीप सिंह बम्बा मूलर और दुलीप सिंह का सबसे छोटा बेटा था जिसका इंतकाल 1893 में दुलीप सिंह के इंतकाल के सिर्फ चंद माह बाद 14 साल की उम्र में हो गया।
प्रिंसेस पॉलिन दुलीप सिंह और एडा वेदरिल की बेटी थी, जिसकी पैदाइश मॉस्को में हुई थी। उसका इंतकाल 1941 में हुआ। प्रिंसेस एडा आयरीन इनकी दूसरी बेटी थी। उसने 1926 में खुदकुशी कर ली थी जब उसकी उम्र 36 साल थी। एडा वेदरिल का इंतकाल 1930 में हुआ। दुलीप सिंह के क्वीन विक्टोरिया के साथ रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत बात की जाती है। कहा जाता है कि क्वीन ने उसका बहुत ख्याल रखा। ये बात दुरुस्त है कि क्वीन विक्टोरिया ने उसकी तालीम और ब्रिटिश सोसाइटी में उसके स्टेटस को भी स्पॉन्सर किया। दुलीप सिंह और उसकी फैमिली के लिए कई रूल्स को बेंड किया गया। क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश राज ने दुलीप सिंह को इस तरह से क्यों सपोर्ट किया, इस हवाले से अक्सर बात होती है। ऐसा लगता है कि अंग्रेज दुलीप सिंह को एक व्हाइट मैन बर्डन के नजर से भी देखते रहे। एक हिंदुस्तानी शहजादा जो क्रिश्चियन हो गया और उन्होंने इसे सिविलाइज किया, उसने अपनी तहजीब और मजहब छोड़कर उनके तौर तरीकों को अपना लिया। लेकिन सिर्फ ऐसा भी नहीं था। जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया में कोई फ्री लंचेस नहीं होते, इसलिए दुलीप सिंह को भी इसकी कीमत चुकाना पड़ी। अंग्रेज राज के मकासद प्योरली पॉलिटिकल थे। पंजाब उनके लिए एक ऐसा स्पॉट था जिसे वो हर कीमत पर कंट्रोल करना चाहते थे, और दुलीप सिंह उनके लिए एक कॉलोनियल और पॉलिटिकल एसेट भी था। इसीलिए वो इसे सख्ती के साथ कंट्रोल करते रहे। क्या दुलीप सिंह की जिंदगी के ये उतार चढ़ाव ही पंजाब के सबसे ताकतवर महाराजा रंजीत सिंह की लेगेसी हैं? क्या जिन हालात का दुलीप सिंह को सामना रहा वो कुछ कर सकता था या नहीं? क्या पंजाब की इस रॉयल ब्लड लाइन को यूं खत्म होना चाहिए था? ये वो कंट्रोवर्सीज हैं जिन पर बहस होती है। लेकिन एक सवाल और है कि क्या पंजाब वालों ने कभी दुलीप सिंह को उस तरह से ओन किया जिस तरह से वो महाराजा रंजीत सिंह को करते हैं? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।